औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कल हमने जो इसमें टॉपिक पढ़ा था वो है एप्लीकेशंस ऑफ दैट वाज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक, तो आज हम देखेंगे इसमें जो हमारा इसी के साथ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के साथ एक और एक टॉपिक है इसके साथ कंसर्न्ड, वो है एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो जिस तरह से हम देखेंगे कि इसकी हमारी लाइफ में कैसे इसका एक प्रैक्टिकल वैल्यू है, यानी हमारी ज़िंदगी में न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहाँ पर अप्लाई होता है, इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो मैं बिना किसी और इंट्रोडक्शन के आपके सामने डायरेक्ट टॉपिक पे आ जाता हूँ। देखिए इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। पहली बात जो है दैट इज़ कैचिंग अ क्रिकेट बॉल, यानी जब हम खेल रहे होते हैं क्रिकेट, तो उसमें जब बैट्समैन शॉट मारता है तो बॉल जब काफ़ी ऊपर चली जाती है, तो हम जब वो कैच करने के लिए बॉल के लिए आ जाते हैं तो हमेशा हम अपने हाथ पीछे ले जाते हैं। पीछे नहीं, यानी कि मतलब जो है ऐसे, यहाँ पे मैंने इसके लिए यहाँ पर एक इमेज भी रखी है। देखिए किस तरह से यहाँ पर अगर आप देखोगे, इस तरह से भी हम ले सकते हैं कैच को, और ये जो दूसरा तरीका है ऐसे कैच लेना है ना। सबसे पहले बॉल को यहाँ पर पकड़ना, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता से फाइनली उसको यहाँ तक हाथ ले आना। ठीक, तो इससे हमें जो न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उससे हमें यहाँ पर देखेंगे हम किस तरह वो अप्लाई होता है। सबसे पहले मैं देखूंगा, मैं यहाँ पर हमने क्या लिखा है, अ क्रिकेट प्लेयर लवर्स हिज हैंड्स while catching a ball in order to increase the time to decrease its momentum। अगर आपको याद होगा जो हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा कि जो फोर्स होता है दिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अगर आपको याद होगा। ठीक, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये फोर्स जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम, यानी जितना ज़्यादा आप फोर्स अप्लाई करोगे उतना ही ज़्यादा उसका मोमेंटम भी होगा, है ना। लेकिन अगर आप यहाँ पर और एक रिलेशन देखोगे, फोर्स इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टाइम, यानी जो फोर्स आप अप्लाई करोगे, जितना टाइम आप बढ़ाओगे, जितना टाइम में आप देरी करोगे, जितना टाइम ज़्यादा हो जाएगा उतना ही फोर्स भी उसका कम हो जाता है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी अगर हम यहाँ पर, मैं इसको एक बार फिर से लिखूंगा, देखिए जो फोर्स है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम। ठीक, इसी तरह से इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टाइम। ठीक, ये ऐसे एक दूसरे के साथ इनका ये जो यहाँ पर कनेक्शन बनता है, या मैं आपको बताऊँ कि इनका यहाँ पर रिलेशन ऐसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी जितना आप फोर्स से ज़्यादा अप्लाई करोगे उतना ही उसका मोमेंटम भी ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जितना आप फोर्स अप्लाई करोगे, जब आप उसका टाइम में उल्टा देखोगे, इसका जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतना ही कम फोर्स अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर और एक बार फिर से देखोगे, मैंने यहाँ पे लिखा है क्रिकेट प्लेयर लवर्स हिज हैंड्स, क्योंकि एक क्रिकेट प्लेयर जो होता है ये अपने हाथ नीचे करता है ना, ऐसे नीचे करता है। ये क्यों करता है नीचे? व्हाइल कैचिंग बॉल इन ऑर्डर टू इंक्रीज द टाइम टू डिक्रीज इट्स मोमेंटम, यानी जितना आप इसको नीचे, जितना हम अपने हाथ नीचे ले जाते हैं उतना ही हमारा जो मोमेंटम होता है वो उसको काफ़ी ज़्यादा, हम कहेंगे कि उसको कम टाइम लगता है, यानी यहाँ पर जो हमारा टाइम है ये ज़्यादा हो जाता है। यानी हम कहेंगे ज़्यादा टाइम में वहाँ से मोमेंटम कम हो जाता है।
मिसाल के तौर पर मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ, एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आ जाए कि कम टाइम या ज़्यादा टाइम में मोमेंटम कैसे कम हो जाता है या फोर्स कैसे कम हो जाता है ज़्यादा टाइम में। ठीक, सपोज क्योंकि हमारा पता है यहाँ पर फोर्स, या मैं इसको ऐसे डी पी डिवाइड बाई डी टी, या ये मैं डेल्टा यहाँ पे लिखा। ठीक, तो देखिए अगर ए टी है तो अगर मैं अपना मोमेंटम सपोज मैंने बोला इट इज़ 10 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक, इसी तरह से मेरा टाइम जो है वो भी मैं यहाँ पर सपोज 10 सेकेंड्स लिखता हूँ, 10 सेकेंड्स इट इज़ 10 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक, इसी तरह से और एक बॉडी में लूँगा, एक बार फिर से उसका मोमेंटम सेम है, सपोज दैट इज़ 10 kg मीटर पर सेकेंड, लेकिन उसका टाइम ज़्यादा है 100 सेकेंड्स। कितना? 100 सेकेंड्स। अब आप देखोगे यहाँ पर जब हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम देखेंगे, यहाँ पर 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा? 1। ठीक, यानी हमारा फोर्स जो है दैट इज 1 न्यूटन। ठीक, 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो जा रहा है, होता है यहाँ पर। ठीक, इसी तरह से अगर आप यहाँ की बात करोगे, ये वाला जो ये मैंने एग्जांपल जो बताई, यहाँ पर 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई 10 किसके बराबर आता है? 0.1 है ना। तो अब आप देखोगे यहाँ पर 1 न्यूटन आ गया, यहाँ पर 0.1 न्यूटन। तो अब ज़्यादा कौन है? ज़्यादा फोर्स कहाँ पे अप्लाई हो जाएगा? यहाँ पर जो पहली कंडीशन है, जहाँ पर मैंने देखा जो हमारा मोमेंटम जो था वो 10 kg मीटर पर सेकंड था, इसी तरह से उसका टाइम भी 10 सेकंड। लेकिन जो दूसरी कंडीशन थी, मोमेंटम था 10 kg मीटर पर सेकंड, लेकिन टाइम जो था दैट वाज 100 सेकंड्स। तो आपने देखा इन दोनों कंडीशंस में से दूसरी कंडीशन में जो फोर्स है वो कम हो जाता है, फोर्स कम लगता है। यानी जितना ज़्यादा टाइम ज़्यादा लगेगा आपको मोमेंटम कम करने में, ठीक है, उतना ही आपका फोर्स कम हो जाता है। तो इस हिसाब से कहेंगे हम, जितना भी हम हाथ अपने नीचे लाते हैं उतना ही हमारा मोमेंटम जो होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि टाइम जब ज़्यादा हो तो उस वक्त हमारा मोमेंटम कम हो जाता है। तो जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हम हमेशा कोई भी चीज़ पकड़ते हैं, ये बॉल ही ज़रूरी नहीं है, कोई भी चीज़, जब कोई भारी चीज़ आप ऊपर से फेंकते हो ना, हम अपने हाथ थोड़ा नीचे की तरफ ले जाते हैं। जिस तरह से आपने देखा यहाँ पर, हमने देखा जिस तरह से हमने अपने हाथ नीचे किए हैं, थोड़ा नीचे ले जाते हैं। अगर हमने अक्सर देखा होगा जो इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं अपने हाथ नीचे ले जाते हैं। इस ऐसी कंडीशन में हम अक्सर कैचेस नहीं लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ख़तरा भी होता है कैच ड्रॉप होने का, है ना। क्योंकि जब ये बॉल जो होती है इसकी वेलोसिटी अचानक से 0 हो जाती है, कम टाइम में 0 हो जाती है, यानी इसका मोमेंटम जो तो कम टाइम में यहाँ पर हो जाता है। तो जिसकी वजह से यहाँ पर बॉल का जो यहाँ पर ख़तरा रहता है ज़्यादा यहाँ पर कैच ड्रॉप होने का। तो इसीलिए हम हमेशा अपने हाथ बहुत नीचे ले जाते हैं। यही सब के पीछे, यही एक्चुअली मेन जो भी एप्लीकेशंस हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, वो सारी इसी जो यहाँ पर जो लॉ है या ये जो टाइम जो है, इसी बेस पर तमाम ये एप्लीकेशंस बेस्ड हैं। तो प्लीज़ आप इनको याद रखिएगा। ये थी पहली कंडीशन जो आपने देखी यहाँ पर कि जब हम एक क्रिकेट बॉल को कैच कर रहे होते हैं। इसके बाद दूसरी कंडीशन है यहाँ पर, या दूसरी एप्लीकेशन है इसकी, हाई जंप। ठीक, देखिए हाई जंप यानी जब हम ऊपर से जंप करते हैं, कूदते हैं, तो उस वक्त क्या होता है? अ पर्सन फॉलिंग फ्रॉम ए सर्टेन हाइट ऑन सीमेंटेड फ्लोर गेट्स इंजर्ड मोर देन ए पर्सन फॉलिंग फ्रॉम द सेम हाइट ऑन द सैंड बेड गेट्स लेस इंजर्ड। या आप इतना ही रख सकते हैं इसको, ऑन ए सैंड बेड। यानी कि जब कोई हाई जंपर होता है तो वो जब ऊपर से कूदता है तो हमेशा वहाँ पर किसको ज़्यादा खतरा रहता है? ज़ख्मी होने का। यानी सेम हाइट से जंप करते हैं, कोई जंपर हाइट यानी सपोज 10 फीट से हम ऊपर उससे हम जंप करते हैं नीचे, लेकिन उसका फ्लोर जो है वो डिफरेंट है। पहली कंडीशन में फ्लोर यहाँ पर क्या है? पहली कंडीशन में सीमेंटेड फ्लोर है, ठीक। दूसरी कंडीशन में क्या है? सैंड है, यानी जो रेत होती है वो है। या इसी तरह से जो क्वेश्चंस होते हैं, है ना, डनलप्स होते हैं,
तो वहाँ पर हम देखेंगे वो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में हम देखेंगे कि जो ये हाई जंपर होता है ज़्यादा ख़तरा रहता है इसको कहाँ ज़ख्मी होने का, जब वो किसी सीमेंटेड फ्लोर पर कूदता है यानी जंप करता है। क्यों, ऐसा क्यों है, इसके पीछे भी यही वजह है जो हमने उस क्रिकेट बॉल में देखी। क्यों, दिस इज बिकॉज ऑन फॉलिंग ऑन ए सैंड बेड द जंपर टेक्स मोर टाइम सो एज टू रिड्यूस इट्स मोमेंटम, है ना। यानी जब कोई ये जो हाई जंपर होता है, जब यहाँ पर इसको ज़्यादा टाइम लगेगा जिसकी वजह से इसका मोमेंटम कम हो जाता है। किसके बरक्स, उसके बरक्स जो कोई इंसान डायरेक्ट सीमेंटेड फ्लोर पे जंप करता है। एक बार फिर से आप देखोगे, अगर आप फिर से देखोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड, यानी अप्लाइड फोर्स, है ना। तो यहाँ पर जो देखोगे आप रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है ये कम हो जाएगा एक बार फिर से, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाता है। जब जितना ज़्यादा टाइम हो जाए उस वक्त यानी इस मोमेंटम को कम करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जितना ज़्यादा टाइम लगेगा मोमेंटम कम करने में उतना ही फोर्स कम हो जाता है, क्योंकि जो सीमेंटेड फ्लोर होता है तो वहाँ से जब हम गिरते हैं तो उस वक्त हमारी जो ये वेलोसिटी होती है ये जल्दी जल्दी ज़ीरो पे आ जाती है, यानी रुक जाती है ना। तो जिसकी वजह से हमें ख़तरा रहता है ज़ख्मी होने का। इसके बरक्स जब हम इसे सैंड पे जंप करते हैं तो उस वक्त हमें ये हमेशा ये पॉसिबिलिटी रहती है कि हम आराम से, जितना थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा हमें थोड़ा नीचे तक पहुंचने में, उतना ही उसका मोमेंटम कम हो जाता है। और जो हमारी वेलोसिटी होती है ना, उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है वो मोमेंटम कम करने में, जिसकी वजह से हम ज़ख्मी होने से बच जाते हैं। तो ये दूसरी कंडीशन थी या दूसरी एप्लीकेशन थी जिसमें हम देखते हैं कि जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उसमें हम उसकी ये एप्लीकेबिलिटी हमारी लाइफ में है। इसी तरह से और एक यहाँ पर एक एप्लीकेशन है दैट इज़ यूज़ ऑफ सीट बेल्ट्स इन कार्स। जो कार्स होती हैं या गाड़ियाँ होती हैं तो वहाँ पर हम सीट बेल्ट यूज़ करते हैं। सीट बेल्ट क्यों यूज़ करते हैं? सीट बेल्ट्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अ सडन बम्प विद द स्टीयरिंग और फ्रंट पार्ट ऑफ द कार, है ना। यानी जब कोई, अक्सर हम आजकल जो एक्सीडेंट्स देखते हैं तो अक्सर ये सुनने में आता है कि अरे इसने सीट बेल्ट नहीं पहना था, है ना। सीट बेल्ट का एक्चुअली ये काम होता है, वो जब किसी जगह अल्लाह बचाए कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो ये सीट बेल्ट जो होता है ये जल्दी एक इंसान को आगे बढ़ने नहीं देता है ना। ये उसको जल्दी रिलीज़ नहीं करता है, ये उसको आहिस्ता आहिस्ता से रिलीज़ करता है ना। जब कोई बम्प किसी के साथ टक्कर लगती है तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त एक इंसान, जिस तरह से आपने सुना होगा बहुत सारे ऐसे हार्ट फेल्स भी हुए हैं आज तक, है ना। तो इसी वजह से होते हैं ये, क्योंकि जो हमारा सीट बेल्ट होता है ये हमें आहिस्ता आहिस्ता से रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से उसको ज़्यादा टाइम लगता है। उसका जो फोर्स होता है, जो चूँकि वो मोशन में होती है गाड़ी, तो उस वक्त हमें ख़तरा रहता है कि हम डायरेक्टली स्टीयरिंग पे या हम गाड़ी के जो फ्रंट पार्ट जो होता है उसके साथ हम टकरा सकते हैं। लेकिन जो स्टीयरिंग, ये जो सीट बेल्ट होता है यह हमें आहिस्ता से रिलीज़ करता है। यानी यहाँ पर भी हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को देखते हैं, उसकी एप्लीकेबिलिटी आती है। यानी कि जब गाड़ी मोशन में होती है इसका मतलब इसके पीछे फोर्स होता है ना, वो अनबैलेंस्ड फोर्स जो आपने पहले पढ़ा है। तो उसके बाद जब उसका, चूँकि उसका मोमेंटम, जब कोई गाड़ी चूँकि उसका अपना मास है, ये एक वेलोसिटी के हिसाब से चल रही होती है, उसकी एक वेलोसिटी होती है, इसका मतलब ये मोमेंटम इसने गेन किया होता है। अब जितना कम टाइम इसको लगेगा मोमेंटम ख़त्म करने का, उतना हमें ख़तरा रहता है ज़ख्मी होने का। जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उसको मोमेंटम कम करने में, उससे हमें बच सकते हैं। क्योंकि ये सीट बेल्ट जो होते हैं ये हमें जल्दी रिलीज़ नहीं करते हैं, ये हमें जल्दी आगे नहीं छोड़ते हैं, जिसकी वजह से आप देखोगे कि हमें क्या होता है, हम इससे बच जाते हैं ज़ख्मी होने से। तो इसीलिए यहाँ पर हमने देखा, मैंने लिखा यहाँ पर, दिस इज़ बिकॉज सीट बेल्ट्स टेक मोर टाइम टू गेट बम्प्ड। दिस इज़ बिकॉज सीट बेल्ट्स टेक अस मोर टाइम टू गेट बम्प्ड। यानी ये हमें मोर टाइम फराहम करते हैं ताकि हम इससे टकरा जाएं। दस आवर मोमेंटम रिड्यूस्ड रिजल्टिंग, यानी हमारे मोमेंटम को कम करने में इसको जब ये टाइम ज़्यादा लगता है, जिसकी वजह से हम इस इंजरी से बच जाते हैं। इसी तरह से अगर आपने देखा होगा आजकल की गाड़ियों में क्या होता है, वहाँ पर जो एयर बैग्स होते हैं, एयर बैग्स से भी क्या होता है, चूँकि वो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, वो एयर बैग्स होते हैं, जब हम
कभी कभार अल्लाह बचाए एक्सीडेंट होता है, तो जब हम उसके साथ टकराते हैं तो वहाँ से सीट बेल्ट्स निकल आते हैं, जब सॉरी ये एयर बैग्स निकल आते हैं। तो जब ये एयर बैग्स निकल आते हैं तो हम उन्हीं में दंस, जैसे ना थोड़ा सा दंस जाते हैं, अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर भी हमें ज़्यादा टाइम लगता है वो मोमेंटम कम करने में। तो इस हिसाब से हम बच जाते हैं। या इसी तरह से ये मैंने यहाँ पर ये आपको एग्जांपल बताई थी। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि, इसलिए इसके और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जहाँ पर हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने ये स्लाइड इसलिए खाली रखा है, तो जो मैंने सोचा कि मैं आपको यहाँ पर एक और टॉपिक थोड़ा सा और एक समझाऊँ। वो एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहा जाता है कि हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को प्रूव कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे हम, ठीक, वही हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे। हाउ कैन वी प्रूव द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बाय वे ऑफ और थ्रू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्योंकि हमें पता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, है ना। तो हमेशा कोई भी बॉडी ये हमेशा के लिए रेस्ट के, हम कहेंगे रेस्ट में होगी तो रेस्ट में ही रहना पसंद करेगी, या रेस्ट में ही रहेगी, या मोशन में होगी तो हमेशा मोशन में ही रहेगी, जब तक ना उसके पीछे कोई फोर्स अप्लाई, अनबैलेंस्ड कोई फोर्स हम अप्लाई करेंगे, है ना। तो हमने इससे पहले ये पढ़ा है क्योंकि, तो इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अब हम सीधे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे आते हैं। क्योंकि हमें पता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का क्या मानना है, F इज़ इक्वल टू ma। ये आपको याद होगा, वैसे हमने कल इसके बारे में बात की। इसके अलावा थोड़ा सा और बढ़ूंगा मैं थोड़ा, ये F इज इक्वल टू m जो है हमारा कांस्टेंट मास है। एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है, दैट्स इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक। यानी एक्सेलरेशन किसके बराबर होती है, v माइनस यू डिवाइड बाई टी। ये आपको याद होगा, हमने चूँकि ये इक्वेशन जो मोशन की हमने इससे पहले पढ़ी है, और यहाँ पर हमने देखा कि एक्सेलरेशन इसके बराबर होती है। तो अब जब यहाँ पर हम इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एफ इंटू टी, एफ टी के बराबर आएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या बचा, एम इंटू वी माइनस यू। एम इंटू वी किसके बराबर हुआ, एम वी माइनस एम इंटू यू, एम यू के बराबर आएगा, ठीक। तो अब आप देखोगे, अब यहाँ से आप आगे देखोगे कि हम कैसे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को प्रूव करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। क्योंकि ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, हम इसको कैसे प्रूव करेंगे। देखिए, जब हम फोर्स जीरो अप्लाई करें, यानी फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे हम, है ना। अगर आपको फर्स्ट पोर्शन याद होगा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का, एवरीबॉडी कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट, है ना, अनटिल सम अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, है ना। तो जब हम व्हेन F इज इक्वल टू ज़ीरो, जब हमारा F जो है ये ज़ीरो है, तो ये वाला साइड किसके बराबर आ जाएगा, पूरा तो ज़ीरो के बराबर ही आएगा। तो इसका मतलब है कि इसके बदले हमें यहाँ पर ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, है ना। क्योंकि चूँकि ये F किसके बराबर, ज़ीरो, T इंटू ज़ीरो, तो ज़ीरो के बराबर ही आ गया यहाँ पर ये। और इसके बाद फिर आप देखोगे यहाँ पर, देखिए किस तरह से, जो अब यहाँ पर क्या बचा, एम वी माइनस एम यू, मैं यहाँ पर लिखूँगा इसको एम वी माइनस एम यू। तो एम वी माइनस, अगर ये मैं एक बार फिर से, एम वी माइनस एम यू इज इक्वल टू ज़ीरो, एम वी इज इक्वल टू एम यू। तो ये एम यू जो है, ये जब राइट हैंड साइड में चला जाएगा, ये है ना, ये वाला पोर्शन जो है ये राइट हैंड साइड में चला जाएगा। इट इज़ एम वी, ये इसमें इज इक्वल टू एम यू, तो ये एम यू में चला जाता है। तो एम वी माइनस एम यू में जब ये जाएगा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर क्योंकि मास कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है कि हमारा मास यहाँ पर कांस्टेंट रहता है, हमारी फाइनल वेलोसिटी हमारी इनिशियल वेलोसिटी के बराबर रहती है। यानी इसका मतलब है कि ये बॉडी जो है ये कंटिन्यूसली मूव करती रहेगी, ठीक है, ये कंटिन्यूसली मोशन में रहेगी।
तो इस तरह से हम देखेंगे जो यहाँ पर हमारी जो फाइनल वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी के बराबर है। इसका मतलब है जब कोई इनिशियल बॉडी वो मूवमेंट में थी वो हमेशा वो मूवमेंट में ही रहती है, वो कंटिन्यूसली, जब तक हम इस पर कोई अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे। ठीक, तो इसके बाद हम देखेंगे कि जब हम यही वी यू जो हमारा सपोज ये 0 के बराबर हो, ठीक है, जब हमारी इनिशियल वेलोसिटी ये 0 के बराबर हो तो उसके साथ हमारी जो फाइनल वेलोसिटी भी है ये 0 के बराबर रहती है ना। यानी इसका मतलब कि जब कोई हमारी बॉडी रेस्ट में ही थी, हमने हमारा चूंकि कंडीशन क्या है यहाँ पर, हमारा फोर्स जो है दैट इज 0। अब हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, है ना, हमारी फाइनल वेलोसिटी भी 0 ही रहेगी क्योंकि हमने यहाँ पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन है इससे हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को प्रूव करते हैं। ठीक है, चलो बस आज इतना ही। इंशाल्लाह कल हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा। तो वैसे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है या कोई न्यूमेरिकल था तो वही देखेंगे। आज बस इतना ही, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।